जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं कच्चा दीवू द्वीप। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकसभा कैंपेनिंग की शुरुआत मेरठ जिले से किया। वहां उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिससे कि हम सभी लोगों को परिचित होना जरूरी है। ये मुद्दा अभी तक किसी को पता नहीं था और ये जो मुद्दा है वो तमिल श्री अन्नामलाई जी ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया। क्या है मामला? कच्चा तिबू द्वीप श्रीलंका के नेदुन तिबू और भारत के रामेश्वरम के बीच स्थित है। इसी की बात उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने रैली में कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कैसे उदासीन थी अपने भारत के बॉर्डर क्षेत्रों को लेकर। बता दें कि यह द्वीप रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर दूर है। आज़ादी के बाद भी यह द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन श्रीलंका इस पर लगातार अपना हक बोल रहा था। अब जो अन्नामलाई ने रिपोर्ट या आरटीआई से रिपोर्ट निकलवाई, उस रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 1974 में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर 2 बैठकें हुई। 1974। हालांकि 1947 के बाद ये कच्चा दीवू द्वीप भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1974 में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर 2 बैठकें हुई। इसके बाद भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और श्रीलंका की तत्कालीन राष्ट्रपति भंडार नायके के बीच काफी देर बात हुई और समझौता हुआ। इस समझौते का निष्कर्ष ये निकला कि कच्चा दीवू द्वीप औपचारिक रूप से श्रीलंका को सौंप दिया जाए। अब ये दोनों बातें इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच तय हो गया। उस समय के जो तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जो उस समय करुणानिधि थे, करुणानिधि जी को कच्चा द्वीप पर अपना दावा छोड़ने के भारत के फैसले को अवगत कराया। उन्होंने करुणानिधि को बताया कि ये समझौता हुआ है, बहुत देर तक चला समझौता। इस समझौते में यही निष्कर्ष आया है कि ये श्रीलंका को दे दिया जाए। अब होना क्या था, तमिलनाडु में इसका विरोध हुआ। वहाँ के मछुआरों ने इसका खुल के विरोध किया, क्योंकि यह तमिलनाडु और सटे राज्यों के मछुआरों के अधिकार पे कुठाराघात करता था, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो मछुआरों के लिए बहुत ही जरूरी था। 1991 में तमिलनाडु सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। फिर 2008 में जयललिता सरकार आई। 2008 में जयललिता सरकार ने केंद्र के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी, फिर भी वहां कुछ नहीं हुआ। बात करते हैं आगे। कच्चा दीवू द्वीप के जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी संसद और रैली में उठा चुके हैं इस मुद्दे को, उन्होंने कई रैलियों में इस द्वीप के बारे में खुल के बोला है। अब फिलहाल के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार का आंकड़ा पार करने की बात कह रहे हैं, उस आंकड़े को पार करने में दक्षिण का ये क्षेत्र और यह मुद्दा बहुत ही सहायक होगा। चलिए आगे देखते हैं। आरटीआई के माध्यम से कुछ तथ्य की पुष्टि हुई है जो कि सामने आए हैं। 1974 की बात हो रही थी। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने यह भारतीय द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। अरुणाचल प्रदेश और चीन जैसे मुद्दे उठाकर हमेशा कांग्रेस सरकार मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करती रही है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल के विरुद्ध भाजपा अब इस मुद्दे को अपना चुनावी मुद्दा बना सकती है, बनाएगी ही। पहले तो पीएम मोदी ने एक्स पर मतलब ट्विटर पर एक पोस्ट किया, वो पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ कि भारत की एकता अखंडता को कमजोर करना कांग्रेस के काम करने का तरीका है। इतना बोला। फिर मेरठ की उसी रैली में, जो उनकी पहली रैली थी,
उसमें आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भारत माता के अंग को काट दिया। अब यह मुद्दा दक्षिण भारत की राजनीति में विशेष रूप से गर्मा जाएगा, क्योंकि 400 का आंकड़ा पार करना इतना आसान नहीं है। वो दक्षिण से होकर गुजर सकता है। उसमें भी तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक को यह अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, क्योंकि वह इस द्वीप का मुद्दा उठाती रही है और कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में। सोचिए, सोचने वाली बात है। द्रमुक पार्टी इस द्वीप का मुद्दा उठाती रहती है कि भारत का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आज ही वह इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में। उन्होंने आगे बोला कि नए तथ्यों में ये सारी बातें पता चली हैं कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा द्वीप को छोड़ दिया। अब इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा ही नहीं कर सकते। बात तो सही कही मोदी जी ने। चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो, और श्रीलंका और तमिलनाडु या भारत के बीच कच्चा द्वीप का मुद्दा हो, भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्ष जो कांग्रेस कर रही है, उनके इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कांग्रेस ने कभी भारत की सीमा को सीरियसली लिया ही नहीं। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लिंक था, उसके बारे में उन्होंने बात बोली। उसमें उन्होंने वो सारी चीजें बताई जिसमें श्री अन्नामलाई जी ने सूचना के अधिकार के तहत कच्चा द्वीप से संबंधित तथ्य आदि का ब्यौरा दिया था। उस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 10 मई 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि 10 मई 1961, 1974 नहीं, 74 से पहले 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस मुद्दे को अप्रासंगिक, मतलब भारत को उस बॉर्डर क्षेत्र की जरूरत नहीं है, ऐसा अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने लिखित बयान दिया कि मैं इस द्वीप पर दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाऊंगा। मुझे यह पसंद नहीं है कि यह विवाद अनिश्चितकालीन तक बना रहे और संसद में फिर से उठाया जाए। जवाहरलाल नेहरू का यह बयान आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। 10 मई 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने लिखित बयान दिया कि मैं इस द्वीप पर दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाऊंगा। मुझे यह पसंद नहीं है कि यह विवादित अनिश्चितकालीन तक बना रहे और संसद में फिर से उठाया जाए। जवाहरलाल नेहरू को तो बहुत सारी चीजें नहीं पसंद आई हैं। उन्होंने जो किया चाइना और अरुणाचल और सारे बॉर्डर क्षेत्रों पे, ऐसा तो लगता है कि उन्हें भारत ही नहीं पसंद है। अब बात क्या करा जाए उन लोगों की जो भारत को कभी सीरियस ही नहीं लिए। चलिए अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। पिछली कोर्ट हियरिंग में राउज एवेन्यू में ईडी ने 4 दिन की रिमांड मांगी अरविंद केजरीवाल के लिए। वो 4 दिन की रिमांड आज पूरी हो रही है। 1 अप्रैल तक रिमांड थी। आज वो राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से ईडी के सामने और कोर्ट के सामने पेश होंगे, और ईडी उन 4 लोगों को, गोवा से जो 4 लोगों को बुलाना था, उनको बुलाकर उनको आमने सामने बैठाकर इन 4 दिनों में क्या पूछताछ की, आतिशी को भी बुलाना है कि नहीं, इन सारे सवालों के जवाब हो सकता है कि आज कोर्ट में मिल जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने चालाक खुद को समझते हैं कि मुझे तो लगता है कि वो कोर्ट और ईडी को एक बार फिर से घुमाने फिराने का प्रयास करेंगे। आज की बात में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि कांग्रेस के राज में किस तरह की नीयत उनके प्रधानमंत्री, उनके नेताओं, उनके मंत्रियों में थी भारत के प्रति। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।